जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए, आज संडे है तो आज हम लोग जो है पूरे करंट अफेयर्स, क्योंकि संडे को हम लोग जो है वो करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं, तो आज आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण अगस्त माह की जो आती है उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग बस एक बार अच्छे से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। आप लोग बताइएगा, एक बार पहले तो शेयर करिएगा और उसके बाद में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो को अब लाइक नहीं की है, क्योंकि इतने दिन से आप लोग जुड़े हुए हो, तो आप लोगों को पता ही है कंटेंट के मामले में आप लोगों के साथ में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। और ये करंट अफेयर्स चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि अभी हाल ही जल्दी पेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके साथ में आपका RO की जो वैकेंसी आ रही है उसका हो, APS हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स जो है वो रामबाण साबित होगा। चलिए, तो क्लास को शुरू किया जाए। चल, पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने टारपीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य भेदने का सफल परीक्षण किया है। नौसेना द्वारा टारपीडो का नाम क्या रखा गया है? बताइएगा। वरुणाशास्त्र, समुद्र शक्ति, महाराजा या पुरंदर? देखो, अभी कुछ दिन पहले INS मारमुगुमा से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया था। इसके बाद में भारतीय नौसेना ने एक और उपलब्धि हासिल की है, जो कि स्वदेश की निर्मित भारी वजन वाली टारपीडो, जिसको विकास किसने किया है? DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसका नाम जो है समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया है। और समुद्र के देवता कौन है? तो वरुणाशास्त्र, ठीक है, वरुण थे तो उनके नाम पर इसको रखा गया है, ठीक है। इसकी देखो रेंज जो है वो 40 किलोमीटर तक है, 8 मीटर लंबी है और 600 मीटर की गहराई तक ये जा सकती है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023 में ओवरऑल श्रेणी में किस शैक्षणिक संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को, IIT कानपुर या IIT दिल्ली को? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि अखिल भारतीय रैंकिंग इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल श्रेणी में किस शैक्षणिक संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा, लगातार 5वीं बार, ठीक है, 5वें वर्ष से देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है शैक्षणिक संस्थान किसको माना गया है? IIT मद्रास को माना गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्वविद्यालय श्रेणी में किसको सबसे पहले स्थान पर रखा गया है, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को लगातार 8वें वर्ष जो है वो इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगर ओवरऑल श्रेणी में पूछा जाए तो IIT मद्रास, और विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पूछा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दिया गया है। अगर प्रबंध संस्थान में पूछा जाए तो IIM अहमदाबाद को, और टॉप 10 कॉलेज में पूछा जाए तो मिरांडा हाउस नई दिल्ली को, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो देखिएगा, ये है क्या चीज़ है? ये प्राण वायु देवता पेंशन क्या है? जो भी पेड़ 75 वर्ष से पुराने हैं, ठीक है, 75 वर्ष से पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए जो है इस योजना को शुरुआत की गई है। और इसमें प्रतिमाह जो है वो कितने रुपए दिए जाएंगे? 2500। प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाएगी? 2500 रुपये, ठीक है। और यह इसकी घोषणा तो 2021 में की गई थी, लेकिन लागू इसको अब किया जा रहा है। और ऐसा किसने किया है? तो हरियाणा सरकार ने। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है वो शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि QS रैंकिंग 2024 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। तो देखिएगा, विश्व भर के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। और जो ये QS रैंकिंग जो है, इसका निर्धारण लंदन में स्थित एक QS जो एजेंसी है उसके द्वारा किया जाता है। इस बार इसमें भारत के 45 संस्थान सम्मिलित किए गए हैं। किसमें? टॉप 1500 में, ठीक है। जिनमें से जो IIT बॉम्बे है, सबसे शीर्ष स्थान इसी को प्राप्त हुआ है। IIT बॉम्बे को भारत की ओर से इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 149वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन QS रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को प्राप्त हुआ है। सेकेंड स्थान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को, थर्ड स्थान जो है वो ऑक्सफोर्ड को, और फोर्थ स्थान जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के 45 संस्थान सम्मिलित हैं, लेकिन भारत जो है वो टॉप 100 में भी उसका कोई भी स्थान नहीं है। हाँ, इस बार मतलब कई ऐसे हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट हैं जो पहली बार इस रैंकिंग में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? सर्बिया, सूरीनाम, दक्षिण कोरिया या गुयाना? बताइएगा। तो देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थी वो जून माह में कुछ देशों की यात्रा पर निकली थी। तो सबसे पहले वो गई थी कहाँ पर? सूरीनाम। सूरीनाम में ही उनको क्या किया गया? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, ठीक है, पारामारिबो यहाँ की क्या है? राजधानी है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति पूछ लिए जाएं, ठीक है, अगर राष्ट्रपति पूछ लिए जाएं तो राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर क्या किया? महात्मा गांधी की जो प्रतिमा थी उस पर भी पुष्पांजलि अर्जित की। इसके साथ में जो वहाँ की एक मदर सूरीनाम की एक मूर्ति है जिसको मामा स्नान कहा जाता है, उसकी प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित की है, ठीक है। इसके बाद में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्बिया गई। सर्बिया की राजधानी क्या है? तो सर्बिया की राजधानी जल्दी से बताइएगा। बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर तो आप लोगों का हो जाएगा सी ऑप्शन, आप लोगों का सही हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब सूरीनाम गई तो वहाँ पर स्थित एक आर्य दिवाकर मंदिर तथा श्री विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्य दिवाकर मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा? आर्य दिवाकर मंदिर और विष्णु मंदिर, श्री विष्णु मंदिर, श्री विष्णु मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी। दोनों कहाँ पर हैं? तो सूरीनाम में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है छठा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले कौन से प्रधानमंत्री हैं? मतलब कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? देखिएगा, अमेरिका की राजकीय यात्रा क्या होती है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति जब स्वयं को किसी शासन प्रमुख को स्वयं निमंत्रण देता है तो वह यात्रा कैसी कहलाती है? राजकीय यात्रा कहलाती है, ठीक है। और ऐसी यात्रा में आमंत्रित नेता की यात्रा का जो भी खर्चा होता है वो कौन वहन करता है? तो अमेरिका के द्वारा ही उसको वहन किया जाता है। तथा जो भी नेता आमंत्रित होता है उसका विशेष स्वागत व्हाइट हाउस में किया जाता है, ठीक है। उनके सम्मान में रात्रि भोज का मेजबानी भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने कार्यकाल में 7 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन पहली बार किसी राष्ट्रपति के राजकीय बुलावे पर, मतलब उसके
आमंत्रित करने पर वहाँ गए हैं, तो ऐसा करने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जो है भारत में 2009 में, ठीक है, कौन गए थे? तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह। एक बार कौन जा चुके हैं? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है राजकीय यात्रा पर जा चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे हैं। हालांकि सबसे पहले 1963 में राजकीय यात्रा पर राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति थे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यस राधाकृष्णन जो थे वो भी गए थे। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में पूछा जाए तो दूसरे हैं, लेकिन ओवरऑल पूछा जाए तो तीसरे व्यक्ति हैं जो अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 7वां प्रश्न है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है? गैबोन, न्यूजीलैंड, जापान या मिस्र? बताइएगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद कहाँ गए? मिस्र गए। ठीक है, मिस्र में जो है उनको उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया। मिस्र की राजधानी क्या है बेटा? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। क्या है? काहिरा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी ये अभी भारत में आए थे। बताइएगा, 2023 में जब गणतंत्र दिवस हुआ था तो ये हमारे मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। अगर लेकिन प्रधानमंत्री भी पूछ लिया जाए, ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम पूछ लिया जाए तो मुस्तफ़ा मदबाउली, ये यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहीं के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 64, 55, 35 या 40? तो देखिएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता एवं कारोबारी दक्षता आदि के आधार पर विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग का आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें कुल कितने देश थे? कुल कितने देशों की रैंकिंग जारी हुई है? तो कुल 64 देश थे। ठीक है, जिनमें से पहला स्थान जो है वो किसको प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को। ठीक है, पहला स्थान किसको है? डेनमार्क को, और दूसरा स्थान है आयरलैंड को। सबसे अंतिम स्थान मतलब 64वां स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो 64वां स्थान प्राप्त हुआ है वेनेजुएला को। किसे प्राप्त हुआ? वेनेजुएला को प्राप्त हुआ। भारत का स्थान इसमें जो है वो 40वां है। कौन सा स्थान है? भारत का स्थान जो है वो 40वां है। हालांकि भारत की रैंकिंग में 3 पायदानों का इस बार इजाफा हुआ है। 2018 और 2017 में भारत की रैंकिंग 44वीं थी, लेकिन हाँ, उसके बाद से लगातार भारत की रैंकिंग कितनी है? 40वीं ही है। ठीक है, याद रखिएगा। चीन को इसमें 21वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 35वें स्थान पर जो है इसमें कौन है? तो जापान है। 9वां प्रश्न है, ट्रूपिंग द कलर परेड क्या है? ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस पर शाही घराने की परंपरा, ब्रिटेन के सम्राट का राज्याभिषेक, महारानी विक्टोरिया को श्रद्धांजलि, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, वैसे तो जो ब्रिटेन के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय, उनका वास्तविक जन्मदिन जो होता है वो 14 नवंबर को होता है, लेकिन जो राजघराने की परंपरा अनुसार आधिकारिक रूप से यह जन्मदिवस जो होता है वो जून माह में मनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रूपिंग द कलर परेड कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्मदिवस पर शाही घराने की परंपरा। ठीक है, और यह परेड कब संपन्न हुई? तो 17 जून को। इसमें क्या हुआ कि इस परेड में 1400 से अधिक सैनिक, 200 घोड़े और लगभग 400 संगीतकार इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2023-24 की खरीफ की फसल के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 2040, 2060, 2183 या 2143? तो देखिएगा, जो खरीफ की फसल है धान, उसमें कितने रुपए का इजाफा किया गया है इस बार? 143 रुपये का। कितने का? 143 रुपये का इजाफा किया गया है। और सामान्य धान का मूल्य जो है वो बढ़कर कितना हो गया है? 2183 रुपये हो गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रेड ए का धान, ग्रेड ए जो धान है उसकी कीमत में भी 143 रुपये का इजाफा हुआ है और उसका मूल्य जो है वो 2203 रुपये हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बढ़ोतरी किस में हुई, सर्वाधिक वृद्धि प्रति कुंटल की दर से जो है वो तिल में हुई। ठीक है, कितने रुपए की? 805 रुपये प्रति कुंटल की इसमें वृद्धि हुई। अब तिल की जो कीमत है वो 8635 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। 2183 रुपये जो है वो धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इस बार जो है वो गन्ना के मूल्य में भी 10 रुपये की वृद्धि हुई है, तो गन्ना का मूल्य हो गया है 315 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद को, रवि सिन्हा को, रवनीत कौर को या स्वामीनाथन जानकी रमन को? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है इसके महानिदेशक जो हैं अब कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? एस राजू का स्थान उन्होंने लिया। जो रवि सिन्हा हैं ये क्या बने हैं? तो ये रॉ के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो सामंत गोयल का लिया है। रवनीत कौर के बारे में तो बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को, प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनी है। क्या बनी है? प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष। स्वामीनाथन जानकी रमन ये क्या बने हैं? तो स्वामीनाथन जानकी रमन जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर। कौन बने हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए। देखो 4 पद होते हैं डिप्टी गवर्नर के। एक तो हो गए हैं कौन? स्वामीनाथन जानकी रमन। एक है इसमें माइकल देवपात्रा, नाम याद रखिएगा, आप लोगों से पूछ सकता है, माइकल देवपात्रा। ठीक है, दूसरे ये हो गए। तीसरा नाम है इसमें टी रविशंकर। क्या नाम है? टी रविशंकर। और चौथे कौन है? तो एम राजेश्वर राव। क्या नाम है? एम राजेश्वर राव। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी इस प्रश्न का तो सही आंसर 11वां प्रश्न हो जाएगा, गो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? कशावा कुरोशी, डेनिस फ्रांसिस, एनजी एलिजाबेथ, अब्दुल्ला शाहिद। तो देखिएगा, वर्तमान में जो है वो 77वां सत्र चल रहा है। ठीक है, 77वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहा है? कसावा कैरोसी कर रहे हैं। और ये कहाँ के हैं? ये हंगरी के हैं। ठीक है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे वो हैं डेनिस फ्रांसिस। और ये किस देश के हैं? तो त्रिनाद एवं टोबैगो। ठीक है, इनको चुना गया है। किसको? डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता ये करेंगे। इनको निर्वाचित 1 जून को किया गया है, लेकिन इनका कार्यकाल जो है वो 12 सितंबर से प्रारंभ होगा। क्या कभी किसी भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है? तो हाँ, बिल्कुल। 8वें सत्र को, किसको? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र को किसने संबोधित किया था?
तो भारत की ओर से विजय लक्ष्मी पंडित ने, किसने? विजय लक्ष्मी पंडित ने संबोधित किया था, मतलब अध्यक्षता संभाली थी। इसके साथ में ही जो भारत की अध्यक्षता का अवसर जो मिला था वो कब मिला था? 1953 में मिला था। और यह करने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी थी। और अब तक केवल जो है वो 4 महिलाओं को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। 8वें सत्र की चुनी गई थी पंडित विजय लक्ष्मी पंडित। फिर 1969 में 24वें सत्र की चुनी गई थी एनजी एलिजाबेथ। इसके साथ में 2006 में 61वें सत्र के लिए चुनी गई थी हया रायेश अल खलीफा, बहरीन देश की थी। और 2018 में 73वें सत्र के लिए मारिया फर्नांडा एस्पिनोज, इक्वाडोर की थी, इनको चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर, सुलभ इंटरनेशनल नई दिल्ली, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी या अक्षय पात्र बेंगलुरु। तो देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसमें 1 करोड़ की पुरस्कार राशि जो होती है वो दी जाती है। कितनी? 1 करोड़। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा यह 1 करोड़ की राशि लेने से उन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ में अब तक यह पुरस्कार जो है किन किन विशिष्ट व्यक्तियों को दिया गया है? तो देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। किसको? नेल्सन मंडेला को। इसके साथ में ही तंजानिया के राष्ट्रपति थे पूर्व, जूलियस नेरे को भी दिया जा चुका है। श्रीलंका के संस्थापक थे, सर्वोदय श्रमदान आंदोलन के संस्थापक थे, डॉक्टर एटी आर्या रत्ने को भी दिया जा चुका है, बाबा आमटे को भी दिया जा चुका है। ठीक है, इसके साथ में श्री चंडी प्रसाद भट्ट को भी यह पुरस्कार दिया गया है और योही सासाकाबा को भी मिला है। लेकिन 2019 में यह पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था और 2020 में यह पुरस्कार बांग्लादेश के दिवंगत बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग। बाकी 13वें प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अगला प्रश्न कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया? अनिरुद्ध कानिशेट्टी, अतुल कुमार राय, किरण बादल, राधा वल्लभ त्रिपाठी। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो देखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची की 22 भाषा प्लस अंग्रेजी एवं राजस्थानी, तो कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है बेटा? 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है इस बार हिंदी भाषा में किसको दिया गया है? अतुल कुमार राय को दिया गया है। किसे? अतुल कुमार राय को। उनका उपन्यास है चांदपुर की चंदा। क्या नाम है? चांदपुर की चंदा के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। जो अनिरुद्ध कानिशेट्टी हैं, इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके साथ में ही जो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार होता है, इसकी भी घोषणा वर्ष जून माह में हुई, जिसमें अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार, चलिए इसको आगे बता देंगे। अंग्रेजी भाषा का हालांकि पुरस्कार सुधा मूर्ति को उनकी इस कहानी संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी, और हिंदी भाषा के लिए सूर्यनाथ सिंह को उनका एक कहानी संग्रह था कौतुक ऐप के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार के लिए प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या बिहार? बताइएगा। तो देखिएगा, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 4थे नंबर के जल शक्ति पुरस्कारों की घोषणा की गई। अच्छा, इन पुरस्कारों का वितरण जो था वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है पहले स्थान पर कौन रहा? मध्य प्रदेश रहा। अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरा स्थान किसका रहा, तो
उड़ीसा का रहा, और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों संयुक्त रूप से रहे। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जिला जो है वो उड़ीसा का गंजम जिला घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला किसको घोषित किया गया? उड़ीसा के गंजम जिला को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। और दूसरा स्थान जो है सर्वश्रेष्ठ जिले में दूसरा स्थान किसको दिया गया? तो तमिलनाडु का एक जिला था नमक्कल। ठीक है, नमक्कल तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड जो है वो जगन्नाथपुरम, ठीक है, जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना, ठीक है, को प्रदान किया गया। याद रखिएगा आप लोग। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा 15वें प्रश्न का? सी आंसर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, एस चक्रवर्ती, राजेश्वर राय। तो देखिएगा, लंदन की आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के वर्ष 2023 के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड का वितरण लंदन में किया गया। ठीक है, जिनमें गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, तो यह अवार्ड जो है वो यूक्रेन की केंद्रीय बैंक को, यूक्रेन की केंद्रीय बैंक को, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? केंद्रीय बैंक, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 17वां कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में बहादुरी से कार्य करते हुए प्राण गंवाने वाले कितने भारतीय जवानों को डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया? शिशुपाल सिंह, शानवाला राम बिश्नोई, साबिर ताहिर अली या उपयुक्त सभी? तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मिशन का जो है वो शांति मिशन चलता है जिसमें कई देश जो हैं वो प्रतिभाग करते हैं, भारत भी उसका एक हिस्सा है। तो संयुक्त राष्ट्र में 3 भारतीय हमारे जो सैनिक थे, जिनमें से 2 भारतीय सैनिक थे एवं एक सिविलियन थे, साबिर ताहिर अली, जिनको निधन हो गया था, जिनकी प्राण उन्होंने गंवा दिए थे, तो उनको डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शिशुपाल सिंह और साना बाला राम बिश्नोई ये हेड कांस्टेबल थे। बाकी साबिर ताहिर अली जो थे वो इराक में संयुक्त राष्ट्र के एक सहायता मिशन में सिविलियन क्लर्क के रूप में अपना कार्य करते थे और वहाँ पर इनकी जो है वो इनके प्राण निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, तीनों लोगों को जो है डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया, हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह, शानवाला राम बिश्नोई एवं साबिर ताहिर अली को। ठीक है। 18वां प्रश्न है कि हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, बेंगलुरु, नई दिल्ली, तेलंगाना। तो देखिएगा, पटना में जो है वो L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ G20 है वैसे उसी की तर्ज पर L20 शिखर सम्मेलन, मतलब श्रम संघों के लिए। ठीक है, और हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। तो सही आंसर सी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 लेबर टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता? युकी फुकुशिमा और सयाका हिरोता, झेंग सीवी, यूता वातनेबे, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, आरोन चिया और सोह बुई इक। बताइएगा। तो देखिएगा, इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन में जो है इसका आयोजन तो पहले जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ हुआ आयोजन? जकार्ता में हुआ। ठीक है, और इसमें भारतीय जोड़ी ने यह खिताब जीता, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा यह मुकाबला जीता गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता इसी में, तो पुरुष एकल का खिताब जो है वो विक्टर एक्सलेशन, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? डेनमार्क के, इन्होंने जीता। एवं महिला एकल का खिताब जो है वो चेन यूफी,
किसने? चेन यूफी, जो कि कहाँ की खिलाड़ी हैं? चीन की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जीता गया है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडोनेशिया सुपर ओपन 1000 लेवल टूर्नामेंट में युगल का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। क्योंकि देखिएगा ऐसा, ये जो जीतने वाले हैं ये पहली भारतीय जोड़ी है। इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट की युगल खिताब जीतने वाली पहली जो है वो यही जोड़ी है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्पर रूड, इवान डोडिंग। और महिला एकल का खिताब भी किसने जीता? अगर आपको याद हो तो बताइएगा। तो देखिएगा फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 23 ग्रांड स्लैम जीतने का। 23 ग्रांड स्लैम जीतने का इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच ने, दोनों लोगों ने 22-22 ग्रैंड स्लैम जीत रखे थे। ठीक है, अच्छा इन्होंने किसको हराया? उपविजेता कौन रहा है इसमें? तो कैस्पर रूड रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल का खिताब जो है वो ईगा शुयाटेक, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुरुष जूनियर एशिया हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन सा रहा है? पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, भारत या बांग्लादेश? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा पहली बात तो पुरुष जूनियर एशिया हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन होता है बेटा ओमान में। कहाँ पर हुआ? ओमान में। और भारत की टीम ने जो है वो पाकिस्तान की टीम को हराकर जूनियर एशिया हॉकी विश्व कप 2023 जीता है। और इस टूर्नामेंट में चौथी बार भारत जीता है। ठीक है, इससे पहले 2004 में, 2008 में और 2015 में यह ट्रॉफी जीत चुका है। अच्छा, इसी के साथ में अगर महिला जूनियर, अगर आपसे पूछ लिया जाए महिला जूनियर एशिया हॉकी विश्व कप, ठीक है, ये किसने जीता है चैंपियनशिप? तो ये भी भारत ने ही जीता है, भारत की महिलाओं ने जीता है। और इसमें किसको हराया? दक्षिण कोरिया को हराकर यह अवार्ड जीता है। और इसका आयोजन जो है वो जापान में किया गया था। कहाँ पर हुआ? जापान में। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में नहीं हुआ? देखिएगा उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन होता है, तो वो कौन सा शहर है जिसमें आयोजन नहीं हुआ है? ठीक है, अच्छा खेलो यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था बारासिंघा, जिसका नाम क्या था? जीतू। अच्छा, प्रथम स्थान किसको मिला है? तो प्रथम स्थान पर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजन हुआ था, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो कहाँ आयोजन नहीं हुआ बेटा? कानपुर के अंदर इसका आयोजन नहीं हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर नगर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर, धाराशिव नगर, अहिल्या नगर या शिवाजी नगर? बताइएगा। देखिएगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो है वो अहिल्याबाई होलकर के 298 जयंती पर एक कार्यक्रम में जो है वो अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने की घोषणा की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, छत्रपति संभाजी नगर जो है वो औरंगाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है। जो औरंगाबाद था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद
महाराष्ट्र में ही उस्मानाबाद है, इसका नाम बदलकर धारा शिवनगर कर दिया गया है। ठीक है, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा कुछ हमारे वन लाइनर प्रश्न हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कि किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा को प्रारंभ किया है। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ऐसा इकलौता राज्य कौन सा है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है, तो सही आंसर हो जाएगा केरल। कौन? केरल हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। केरल की राजधानी जल्दी से बता दीजिएगा, केरल के मुख्यमंत्री भी आप लोग बता दीजिएगा। इसके साथ में है अगला कि जून 2023 में अरब सागर में कौन सा चक्रवात आया जिसने भारत के राज्यों के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया, बताइएगा। तो देखिएगा, जून माह में गुजरात व महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तथा राजस्थान में भारी बारिश व तेज हवाएं चली थी। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि इस तूफान का नाम क्या था? बिपरजॉय। क्या नाम था बेटा? बिपरजॉय नाम था। और अगर इसका बंगाली में अर्थ क्या होता है? आपदा। इसका नाम किसने रखा था? अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका नामकरण किसने किया था इस तूफान का, तो इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। ठीक है, बिपरजॉय नाम किसने रखा था? बांग्लादेश ने रखा था। ठीक है, 26वां प्रश्न है कि मछुआरे समुदाय के कल्याण और तटीय विकास के लिए कौन सी परिक्रमा यात्रा का 7वां चरण केरल से प्रारंभ हुआ, बताइएगा। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा, इस मिशन का क्या नाम है? सागर परिक्रमा। ठीक है, क्या नाम है? सागर परिक्रमा नाम है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि भारत का किन राष्ट्रों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में हुआ। तो कौन कौन से देश थे बेटा? एक तो था फ्रांस और दूसरा कौन सा था? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अच्छा, इसमें भारत की तरफ से आईएनएस तरकस गया था। कौन गया था? भारत की तरफ से आईएनएस तरकस। फ्रांस की तरफ से जो था उनका जहाज सरकोफ और फ्रेंच का राफेल विमान भी इसमें आया था। और संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई के थे, वो नौसेना के समुद्री गश्ती विमानों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, भारत की तरफ से आईएनएस तरकस गया था। 28वां प्रश्न है हमारा कि नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो उड़ीसा के किस तट पर किया गया? तो नाम है उसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, और इसका नाम क्या है जल्दी से बताइएगा। तो इस मिसाइल का नाम है बेटा अग्नि प्राइम। ठीक है, यह मिसाइल 3 सफल विकास परीक्षणों के बाद यूजर्स द्वारा आयोजित पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता का मान्य करता है। ठीक है, तो इस मिसाइल का क्या नाम था? अग्नि प्राइम था। फिर अगला प्रश्न है कि जून माह में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, बताइएगा। तो देखिएगा, विभिन्न राज्य की विधानसभाओं द्वारा समर्थित राष्ट्रीय विधायक भारत सम्मेलन का आयोजन जून माह में किया गया। ये कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 30वां प्रश्न है कि प्रतिष्ठित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है, बताइएगा। तो देखिएगा, चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था जिसमें महिला शेवर स्पर्धा के सेमीफाइनल में हार के बावजूद भी इन्होंने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया था, क्योंकि यह भारत के लिए पहला पदक था। और किसने ये पदक जीता था? तो भवानी देवी ने। किसने? भवानी देवी ने। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक।
अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन तो कहाँ हुआ था बेटा? चीन में। अगला प्रश्न है कि भारत की सीमा सुरक्षा बल और किस राष्ट्र के बॉर्डर गार्ड के बीच 53वां महानिदेशक स्तर का सीमा समन्वयन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ? बताइएगा। मतलब सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों की सीमा सुरक्षा बलों को बेहतर बनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया, मतलब किस देश के बॉर्डर, आयोजन तो नई दिल्ली में हुआ और किसके देश के मध्य में? तो बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्र की क्रिकेट टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराकर? भारत को हराकर। फिर है G20 के आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पर कहाँ होने वाले समारोह में शामिल हुए? तो देखिएगा, जून माह में नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? अमेरिका में थे। ठीक है, तो अमेरिका में ही जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर किस समारोह में शामिल हुए ये? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, देखिए देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहली बार प्रधानमंत्री के द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अवधारणा रखी गई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 2014 को घोषणा की गई कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहला योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को। पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया गया, जिसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? बताइएगा। तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इस रैंकिंग में जो है वह पहला स्थान प्राप्त हुआ है सिंघुआ विश्वविद्यालय। चीन को, सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा, 18 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 में अपनी जगह बनाई, जिनमें से भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो है वो 48वें स्थान पर रहा। बताइएगा, एशिया में हमारी ये स्थिति है। वहीं याद रखिएगा, IISc जो है वो कौन से स्थान पर रहा था? 48वें स्थान पर रहा था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि बत्तख की चोंच के डायनासोर नामक प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में पाए गए हैं? बताइएगा। 36वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो किस देश में? चिली में। ठीक है, यहाँ पर जो है 72 मिलियन वर्ष पुराने जो है वो अवशेष पाए गए हैं। चिली की राजधानी क्या है बेटा? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। क्या है राजधानी? सेंटियागो राजधानी है। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जो है हो जाएगा किसका? राजस्थान का। पहले स्थान पर कौन रहा है? राजस्थान रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकंड स्थान किसका रहा है इसमें नवीकरणीय ऊर्जा में, तो गुजरात का रहा है। ठीक है, याद रखना। फिर अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पूर्ण ई गवर्नेंस वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बताइएगा। तो देखिएगा,
कौन सा राज्य बना है पूर्ण ई गवर्नेंस वाला? तो केरल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। अच्छा, केरल की कुछ झीलें हैं, उनके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में ज़रूर बताइएगा। 39वां प्रश्न है हमारा कि MQ9 समाचार की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? बताइएगा। तो देखिएगा MQ9 जो है वो क्या है? तो मानव रहित हवाई यान, मानव रहित हवाई यान है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की पहल पर बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है? यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, वीडियो खत्म हो जाए आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। इसके साथ में केरल की झीलों के नाम भी आप लोग जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर लिखिएगा, और झीलों और केरल में झीलों को किस नाम से जाना जाता है ये भी बताइएगा। ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है, तो आप लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसकी PDF जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है। बाकी आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पूछ सकते हैं। कल हम लोगों की फिर से वही इतिहास की क्लास रहेगी जिसमें प्राचीन भारत के स्थापत्य कला के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।